गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान में अधिकार पर आधारित है। किस पर? भारतीय संविधान में अधिकार। यद्यपि ये क्लास 11th के विद्यार्थियों का लेसन 2 सिविक्स चैप्टर का है, लेकिन इस चैप्टर में हम 11th के विद्यार्थियों को तो सिविक्स पढ़ाने के साथ साथ इसमें आप लोगों को मतलब हम कह सकते हैं बेसिकली क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं जिनको जीके एमएस पढ़ना है या किसी भी क्लास में इसको एज ए जीके एमएस के रूप में आप पढ़ सकते हैं, मतलब जीके के रूप में पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको जानना भी चाहिए। और अगर हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं या इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो ये फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। मतलब कभी भी जब कंपटीशन का एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चूंकि हम जो यहाँ पर रखे हैं, आप लोगों को केवल पेज मैंने सामने रखा है, बाकी सारी चीज़ों को हम बताने चल रहे हैं। आप लोग समझिए कि क्या होता है अधिकार और क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए बात यहाँ पर आती है, थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए मतलब एक नियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम कह दिए प्राकृतिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ, मतलब नेचर्स लॉ है, प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम में क्या है, जैसे दिन होता है फिर रात होती है, ठीक है, मौसम बदलते हैं, ये सारी चीज़ें एक क्रमबद्ध मतलब तरीके से क्या होती चल रही हैं। उसी तरीके से अब ये यूनिवर्स का रूल क्या है, ब्रह्मांड का रूल क्या है, ये तो अभी मतलब क्या है सारे व्यक्तियों से परे की बात है कि आखिर ब्रह्मांड का जो इतनी बड़ी जो संरचना है किस तरीके से चल रही है, आदमी कैसे आता है कैसे जाता है कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है मतलब जैसे कहे कि परे की चीज़ें। हमारा साइंस मतलब विज्ञान जगत जो है इसको खोजने की तलाश में है, इसके रहस्य को जानने की के फिराक में है, मतलब काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करता है। लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहाँ जाकर के मतलब जो हमारी आंखों की रोशनी है ना वो क्या हो जाती है, धुंधल हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमको उस ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना पड़ता है जिसके बारे में हम जानते नहीं ना, जिसको देखे हैं, ठीक है, जिसको हम जानते नहीं, बस केवल क्या करते हैं इमेजिन करते हैं, फील करते हैं अपने तरीके का। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो बात यहाँ पर आती है जब पृथ्वी बना, मतलब पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें एक कहते हैं कि दैव उत्पत्ति की संरचना है, साइंस वाले अपने तरीके से मानते हैं, सारे लोग अपने तरीके से मतलब उसका प्रश्न देते हैं। तो कहते हैं कि इसके बाद यहाँ पर मानव आया, मानव सबसे विवेकशील था, मतलब उसके पास रेशन था, तर्क था यह अनुभव करने का कि वो एक सामाजिक संरचना डेवलप कर सकता था, और उस रेशन और तर्क के आधार पर लोग एक दूसरे से संबंध क्रिएट किए, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता कायम की, जिससे हमारा समाज डेवलप हुआ और वो समाज बड़ा होकर के राज्य में तब्दील हुआ। और जो राज्य बना उसकी एक सीमा हुई, एक निश्चित भूभाग हुआ, एक सरकार बनी, ठीक है, और वो सरकार हमारी संप्रभु हो गई, मतलब उसके पास पूरा अधिकार हो गया। तो उसने एक नियम बनाया, एक विधि बनाया कि उसके यहाँ रहने वाले देश का प्रत्येक जो व्यक्ति है जिसे कि उसने नागरिक कहा, उसको क्या करने हैं, उसको क्या अधिकार मिलने चाहिए, अथवा किन अधिकारों के लिए व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया। अगर हम अधिकार में बात करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन के अधिकार का जिक्र हम करते हैं। किसका? जीवन का अधिकार। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हुआ तब उसमें एक चेतना आई, और वो चेतना आई ग्रुप, समूह, ठीक है, समाज, सोसाइटी या राज्य के निर्माण की। और उस जीवन की रक्षा के लिए ही उसने अपना एक मुखिया नियुक्त किया, अपना एक प्रमुख नियुक्त किया, और जो प्रमुख उसके जीवन की रक्षा की गारंटी लिया वही उसका राजा बना। और उस राजा ने उसको एक निश्चित अधिकार दिए कि हम आपके इस अधिकार की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, जैसे जीवन के अधिकार की रक्षा करेंगे। तो बात आई जीवन के अधिकार की। तो जीवन
का अधिकार मतलब, अब यहाँ पर हम केवल इतना मान ले जीवन मतलब क्या है, हम किसी तरीके से जी सके, वो हमारा जीवन का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। इसकी समय समय पर व्याख्या होती आई। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जीवन के तहत हमें क्या होता है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारी गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें किसमें शामिल कर दिया गया, जीवन में शामिल कर दिया गया। और जैसे जैसे जीवन के अधिकार की व्याख्या की जाने लगी, वैसे वैसे जो अधिकार की सीमा थी वो क्या होती गई, बढ़ती गई। और एट लास्ट में अगर हम भारतीय संविधान में अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा अधिकार आता है मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और मूल अधिकार आपको बताया गया भारत के संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से एज ए स्रोत हम देखते हैं तो अमेरिका के संविधान से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किताब में क्या दिया गया है, इसमें क्या टॉपिक है, आपके लिए कहाँ तक ये इंटरेस्टिंग है, या आपकी पढ़ेंगे तो क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है। देखिए लिखा है, समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों को हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। अब सोमनाथ लाहिड़ी एक थे कौन, संविधान सभा के वाद विवाद में, मतलब संविधान सभा में एक हमारे सदस्य थे जिन्होंने इस पर वाद विवाद करते समय इन बातों को रखा। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ा गया है, पहली लाइन दृष्टिकोण से बनाया गया है, इसका मतलब इसके आगे इसमें बोला गया था और कुछ। यहाँ पर देखिए फिर लिखा गया है तरह से वापस ले लेता है, इसका मतलब यहाँ भी आगे कुछ बोला गया है, उसको साइलेंट कर दिया गया है। होना चाहिए, फिर यहाँ पर बोला गया है मतलब कुछ आगे वाक्य है लेकिन इसको छोड़ दिया गया, इसका मतलब यही होता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें हमारा अध्याय का बिंदु क्या है, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बिंदु है। अभी आप लोग सिद्धांत वाली बुक में भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी पहले आप लोग स्वतंत्रता पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद अधिकार दूसरा चैप्टर है, तो दोनों लगभग एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, सिद्धांत और ये भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहां पर देखिए इस चैप्टर में कह रहा है कि अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट, अधिकार का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद उसकी हम परिभाषा सीखेंगे, मतलब डिफिनेशन बनाएंगे। जैसे हम नाउन की डिफिनेशन पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव की, वर्ब की, ठीक है, कार्य की डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आप अधिकार की परिभाषा को पढ़ेंगे। परिभाषा जानने से तात्पर्य यह हो जाता है आप उससे रिलेटेड सारी चीजों को जान जाते हैं। इसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट, अधिकार का महत्व क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है, क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ राइट, ठीक है, 1912 में हम कह सकते हैं कि 1212 में हुआ था। अभी इसको बता देंगे आप लोगों को क्लियर कब हुआ था मैग्ना कार्टा। इसके बाद लिखा गया, हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, समता का अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, मतलब जो आपके मूल अधिकार में दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसमें यह भी जानना है नीति निर्देशक तत्व में कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, इतनी चीजें आपको पढ़ना है। मतलब कह सकते हैं संविधान का भाग 3 और भाग 4 पूरा आपको इस अध्याय में पढ़ना है, ठीक है, मतलब कौन सा, संविधान का भाग 3 और
भाग 4 आपको इस अध्याय में पढ़ना है। देखिए, हम कहते हैं यहाँ पर लिखा गया विषय में प्रवेश, मतलब जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं उसमें एंट्री करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है, उसके थोड़ा सा उस चीज़ को जान लीजिए। जैसे लिखा गया, विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी भी पूर्ण मानव अधिकार नहीं मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अभी अफ्रीका की बात हम करते हैं तो अफ्रीका में स्वतंत्रता भी 92 या 93 के आसपास मिली नेल्सन मंडेला, जो कि उसके लिए मतलब 30 साल लगभग जेल में भी बिताए थे। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अभी भी किसी न किसी रूप में दास प्रथा, रंग भेद तथा बेरोजगारी मौजूद है। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों, परिगणित का मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, मतलब जो एकदम निचले तबके के हैं, को व्यवहार में समानता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके हैं। देखिए, वैसे संपत्ति का मूल अधिकार किसी को नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको संविधान के अनुच्छेद 31 में था और संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके इसे अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है और ये विधिक अधिकार बन गया है। 2/3 मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। उपनिवेशवाद के कारण एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक अविकसित राष्ट्रों को बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। इसी दिशा में मुक्त तथा राष्ट्रों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सचेष्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको मिला, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सन 1945 में अपनी स्थापना के समय ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास प्रारंभ किया। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। इस निमित्त मानव अधिकार आयोग ने अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया। 10 दिसंबर 1948 मतलब मानवाधिकार की घोषणा की गई। और कहाँ पर ये पारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं, और ये उसका सबसे बड़ा अंग भी है। ठीक है, जिसमें कि कह सकते हैं कि 10 अस्थाई, 5 अस्थाई तथा उसके मतलब सभी जो मेंबर राष्ट्र हैं वो पार्टिसिपेशन लेते हैं। आगे लिखा, 30 अध्यायों में मानव अधिकार घोषणा पत्र में उन अधिकारों का उल्लेख है जिन्हें विश्व भर में स्त्री पुरुष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाभिमान, दासता से मुक्ति, स्वैच्छिक गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने पर निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। बार बार यहाँ संपत्ति का आ रहा है क्योंकि इसमें हम जो संपत्ति की बात कर रहे हैं ना, वो आपका किसका है? जो मानवाधिकार घोषणा किए गए, मतलब 10 दिसंबर 1948 की बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन से सहभागी बनने का अधिकार इत्यादि शामिल है। वैकल्पिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण करती है, पर इन अधिकारों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील है। मतलब आगे भी जारी है कि अभी सारे अधिकार व्यक्ति को मिले नहीं है। अब देखिए, आता है अधिकार का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट? अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं
जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु जिन अधिकारों का होना आवश्यक होता है उन्हें मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति के जीवन के चहुमुखी विकास के लिए, मतलब संपूर्ण डेवलपमेंट विकास के लिए, मतलब उसे जो अधिकार की जरूरत है, जिन अधिकारों की जरूरत है, उसे मूल अधिकार कहा जाता है। इसी कारण से अधिकार अधिकतर देशों ने संविधान के अधिकारों का समावेश कर अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को देखिए मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया है। क्योंकि ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए राज्य के नागरिकों के इन अधिकारों का हनन नहीं, मतलब राज्य भी नागरिकों के इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। मतलब राज्य से भी इसको सुरक्षा मिली हुई है। अतः अधिकार का अर्थ सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों से है जिनमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी उन्नति करता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर अधिकार की परिभाषा आप लोगों को केवल जान लेना है। अधिकार की परिभाषा कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिकारों की परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से दी गई हैं। जैसे लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक, इसी में बेनी प्रसाद वर्मा इंडियन राइटर हैं, इन्होंने लिखा कि अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों से ना तो कम है ना ज्यादा जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए, हॉलैंड के अनुसार इन्होंने लिखा अधिकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कार्यों को विचारों और सामाजिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब अधिकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कार्यों को विचारों और सामाजिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है। चलिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिकार व्यक्ति के जीवन की वह परिस्थितियां हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हैं। देखिए, अब आप लोग भी एक चीज सीख लीजिए। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे पूछा जाता है परिभाषित करने के लिए। ठीक है, कि जैसे कहा गया अधिकार को परिभाषित करिए, कर्तव्य को परिभाषित करिए, आगे समझ के। तो परिभाषित करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 डिफिनीशन लिखना पड़ता है। लिखने के बाद आप उन डिफिनीशन की समीक्षा करते हुए, मतलब उनको कंसाइज करते हुए एक अपना व्यू देते हैं, तो आपकी परिभाषा बनती है। और वही परिभाषा जो होती है वो पूछा जाता है, अधिकार की परिभाषा दीजिए। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित कीजिए। आगे देखिए क्या है अधिकारों का महत्व। अब इसमें कुछ चीजें आपको पढ़ना है जिसको आप लोग पढ़ लेंगे अपनी किताब से। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे एशियाड के मजदूरों का प्रकरण एक घटना है, इसमें दिया गया है। और दूसरा दिया है पिछौला में काम कर रहे बधुआ मजदूरों का प्रकरण, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पुलिस हिरासत में रहने वाली महिलाओं का प्रकरण ये तीसरा है, इसे भी आप लोग मतलब क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पर आगे दिया गया है अधिकारों के व्यक्तित्व को सजाते व संवारते हैं। मान लीजिए हाँ, जैसे संविधान में मौलिक अधिकारों के समावेश के कारण ही बधुआ मजदूर और विचाराधीन महिलाओं ने राहत की सांस ली। बधुआ मजदूरों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान के अधीन न्याय मिला। विचाराधीन महिलाओं के यंत्रण से छुटकारे के लिए यह
जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ही था जो काम आया। आगे समझ कि नहीं? अब इसमें और भी चीजें क्या है, जैसे आप अधिकार मानव के व्यक्तित्व को सजाते संवारते हैं, मतलब अधिकार का महत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों का होना अति आवश्यक है, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अधिकार सरकार की मनमानी शक्तियों और कार्यों पर प्रतिबंध का काम करते हैं। अधिकारों को अन्य व्यक्तियों और निजी संगठनों से भी खतरा हो सकता है। न्यायालयों द्वारा अधिकारों को लागू कराए जा सकते हैं। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अनुच्छेद 32(1) में क्या दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान अथवा कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए मौलिक अधिकारों के महत्व के संबंध में उचित उपचार, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, के लिए समक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष जाने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान इस अधिकार को निम्न रूप में स्वीकार करता है। इस भाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए उपयुक्त कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उस अधिकार के तहत व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है। अब समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल कुछ प्रमुख अधिकार, जिसे आप लोग अपनी किताब से पढ़ेंगे, यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, निजी जीवन में एकांतता का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, श्रमिकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, स्वास्थ्य की देखभाल, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, पर्याप्त आवास का अधिकार, बालकों के लिए अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों के अधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र और इसके बाद मौलिक अधिकार, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।